अस्सलाम वालेकुम जी। आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा हटके है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हटके क्यों कह रही हूँ, क्योंकि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन सॉलिडली। अभी तक हम ऑक्सीडेशन पे हैं, रिडक्शन पे नहीं गए हैं। लेकिन जो अभी आप रिएक्शन देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, कैनिज़ेरो रिएक्शन, इसके अंदर बेसिकली आपको दोनों ही चीज़ें नज़र आएंगी। ऑक्सीडेशन भी नज़र आएगी और रिडक्शन भी नज़र आएगी। ठीक है, तो ये अपने आप में यूनिक रिएक्शन है। सिर्फ इस वजह से नहीं कह रही हूँ कि इसके अंदर इसको हम लोग कहते हैं जहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही मॉलिक्यूल की हो रही हो, तो उसको हम कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। फाइन। अच्छा, यूनिक ये इस वजह से भी है कि यहाँ पर आपको जो एल्डिहाइड है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा लेटर ऑन। किस तरह से करता है, क्या स्नैरियो होता है, उसको देखेंगे इंशाल्लाह डिटेल में। अभी देखो, बेसिकली एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसका जो फाउंडर है वो स्टेनिल्सो कैनिज़ेरो है, बंदे का नाम। और उसने क्या काम किया था कि नॉन इनोलाइजेबल एल्डिहाइड्स लिए थे। आई एम श्योर कि आप लोगों को इस टर्म का मतलब पता है। नॉन इनोलाइजेबल का क्या मतलब होता है? इनोल, अगर नहीं पता तो इनोल जाके देखिएगा, ठीक है। गूगल पे टाइप करना व्हाट इज इनोल। लेकिन अभी के लिए मैं ये बता दूं कि इनोलाइजेबल और नॉन इनोलाइजेबल एल्डिहाइड्स के अंदर क्या फ़र्क होता है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। कि आपके सामने एक एल्डिहाइड गिवन है। फाइन, एल्डिहाइड है ना, आर है, सी डबल बॉन्ड हो है और देन ये एच ग्रुप है। क्या इसके अंदर कोई ऐसा हाइड्रोजन प्रेजेंट है जिसको बेस आके एब्स्ट्रैक्ट कर ले इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन? तो वो कौन सा हाइड्रोजन होता है? इसको तो नहीं एब्स्ट्रैक्ट कर सकती, वो अल्फा हाइड्रोजन को आके बेस एब्स्ट्रैक्ट करती है। इसको क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि इसके बाद तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है। ठीक, तो देन हम क्या इमेजिन कर सकते हैं कि इसकी अल्फा पोजीशन पे कार्बोनिल के हमेशा नेक्स्ट कार्बन के ऊपर अगर कोई प्रोटॉन प्रेजेंट होता है तो बेस आके उसको एब्स्ट्रैक्ट कर सकती है। लेकिन यहाँ पे तो कोई प्रोटॉन नहीं प्रेजेंट है, तो उसका मतलब है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ना हो, तो हम उनको कहते हैं कि ये नॉन इनोलाइजेबल हैं, इनका इनोल नहीं बन सकता। इनोल कैसे बनता होता है? इन और ओल, मतलब अगर यहाँ पर हाइड्रोजन हो, वो एब्स्ट्रैक्ट हो, तो जाते हुए वो अपने प्रोटॉन्स यहाँ दे, इधर आपको डबल बॉन्ड नजर आए और ये कार्बोनिल कन्वर्ट हो जाए ओ नेगेटिव के अंदर और फिर वो प्रोटॉन लेके ओ एच बन जाए, तो यहाँ पर हो ओ एच और यहाँ पर हो इन, तो इन ओल। लेकिन इसके अंदर कोई इन ओल नहीं बन सकता क्योंकि कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो इस तरह के जो एल्डिहाइड्स होते हैं वही बेस बनाते हैं कैनिज़ेरो रिएक्शन की। जिस प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हमने कहा, तो फिर आप क्या समझते हैं कि एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन होके क्या प्रोडक्ट मिलेगी और रिडक्शन होके क्या प्रोडक्ट मिलेगी? तो वेल ये भी क्लियर है कि एल्डिहाइड जब रिड्यूस होंगे तो एक स्टेप डाउन जाएंगे जो कि होगा अल्कोहल्स, और एल्डिहाइड जब ऑक्सीडाइज होगा तो ये मॉलिक्यूल आपको दे देगा नेक्स्ट लेवल ऑक्सीडेशन का, जो कि है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एक ही मॉलिक्यूल जो आप एल्डिहाइड का यूज़ कर रही हो, नॉन इनोलाइजेबल एल्डिहाइड, वो आपको दो तरह के प्रोडक्ट्स देंगे। एक आपको अल्कोहल मिलेगा और एक आपको कार्बोक्सिलिक मिलेगा। और ये होगा कैसे? बेसिकली इस सबको इंड्यूस करवाने के लिए, इस रिएक्शन को किक स्टार्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? न्यूक्लियोफिलिक बेस यूज़ करते हैं, जो या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड होती है मोस्टली, या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होती है। और ये जो जेन्युइनली रिएक्शन हुआ था वो इसी को उन्होंने यूज़ किया था, बेंजल्डिहाइड ही को यूज़ किया था कैनिज़ेरो ने। ठीक है, और 1853 की बात है। अच्छा, अब इसके हम ये बात क्लियर है ना? ठीक है, अब इसके अंदर आपको यहाँ पर एक इंटरमीडिएट भी नज़र आ रहा है जो कि बेसिकली टेट्राहेड्रल नेचर का होगा। तो ये बनता कैसे है और फिर इसने कैसे, मैंने जो पहले शुरू में बात की थी कि एल्डिहाइड एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता है, तो उसके अंदर कौन सा पार्ट न्यूक्लियोफिलिक हो जाता है, इस सब चीज़ की डिटेल के लिए मैं आपको लेकर जाना चाहूँगी। कहाँ? यहाँ। हम्म, ये देखें जी, इसके मैकेनिज्म्स को देखें। अब आप स्टेप 1 है, स्टेप 2 है, वन बाय वन सब देखते हैं। यहाँ पर आपको आर ग्रुप नज़र आ रहा है।
आर ग्रुप अगर तो बेंजीन हो तो भी ये नॉन रिलाइजेबल है, और अगर आप यहाँ पर एक ऐसा कार्बन अटैच कर देते हो जिसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, कोई भी और ग्रुप है बट हाइड्रोजन नहीं है उसके पास, तो ये भी नॉन रिलाइजेबल होगा। तो आर ग्रुप कुछ भी ऐसा है जिसके पास सिंपली प्रोटॉन नामी कोई चीज नहीं है, जो कि ये बेस आके जो आप सिस्टम के अंदर यूज कर रहे हो वो आके इसको एब्स्ट्रैक्ट कर सके, ठीक है। अच्छा, अब फर्स्ट स्टेप के अंदर ये होगा कि सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है हाइड्रोक्साइड आयन। यहाँ पर मैं न्यूक्लियोफिलिक वर्ड यूज कर रही हूँ, तो उसका मतलब है कि ये किसी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे जाएगा। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ये है, ठीक है। तो जैसे ही ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करते हैं तो आपको इस किस्म का एक हाइड्राइड आयन मिल जाता है। अब कुछ केसेस के अंदर ये रिपोर्ट किया गया है कि ये वाला जो हाइड्राइड आयन होता है फर्दर बेस के साथ रिएक्ट करता है, मतलब दोबारा से बेस आती है एक मॉलिक दोबारा से सुनिएगा, एक इक्विवेलेंट बेस का इसके ऊपर एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रहा है, ठीक है। और जैसे इसने न्यूक्लियोफाइल बिहेव किया, इस किस्म की स्पीशी बना दी ना, अब दिस इज नो मोर एल्डिहाइड। क्लियर। अब जो दूसरा इक्विवेलेंट बेस का सिस्टम के अंदर घूम रहा है वो अब इसके ऊपर आके एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा, बल्कि वो इसके ऊपर अब आके एज अ बेस अटैक करेगा, मतलब कि इसका प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो कौन से वाला प्रोटॉन आप समझते हैं कि ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट होने के काबिल है, मतलब कि जो ज्यादा एसिडिक है? तो ऑब्वियसली वो वाला जो डायरेक्ट ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है। फाइन। तो ये इसको आके एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद हमें इस किस्म की एक डायनिक स्पीशी मिल जाएगी। अब ये भी और ये भी दोनों का फंक्शन क्या है, और क्या दोनों अलग अलग प्रोडक्ट्स देंगी या क्या है, क्योंकि हमें सिस्टम में ये तीनों चीजें इक्विलिब्रियम में नजर आ रही हैं। सो द फर्स्ट स्टेप इज अ न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन ऑन योर एल्डिहाइड। फाइन। अच्छा, अब जब ये स्पीशी बन जाती है, ये हाइड्रेट एन आयन की फॉर्मेशन हो जाती है, तो अब इसने क्या करना है? सेकेंड स्टेप मोस्ट इंपॉर्टेंट वन है, और इसके अंदर हाइड्राइड ट्रांसफर होगा इस हाइड्रेट एन आयन में से। आई एम रिपीटिंग, हाइड्रेट एन आयन में से हाइड्राइड एज अ न्यूक्लियोफाइल आपके एल्डिहाइड के ऊपर अटैक करेगा। नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि एल्डिहाइड कहाँ से आया, जब हमने यहाँ पर यूज कर लिया, तो हम जस्ट इसका एक मोल ने यूज कर रहे हैं, एक मॉलिक्यूल नहीं है, इसके बहुत से मॉलिक्यूल्स हैं। इनिशियली जैसे रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो आप थोड़ी सी अमाउंट के अंदर बेस डालते हो जिसको इसके ऊपर आके अटैक करके, फॉर एग्जांपल अगर आप, वैसे मैं मिसाल दे रही हूँ, 100 मॉलिक्यूल थे तो उनमें माइट भी पॉसिबल कि 10 की ये फॉर्मेशन हो गई हो, तो बाकी जो 90 अभी प्रेजेंट हैं वो तो सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट करेंगे ही ना। ओके okay. तो सेकेंड स्टेप के अंदर अब क्या होगा कि ये जो हाइड्राइड एनाइन है, और इसकी हिस्ट्री भी आपको पता है कि बेसिकली ये आया ही अल्कोहल से था, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि वो अल्कोहल पहले टर्न हुआ हाइड्राइड एनाइन के अंदर, और अब हाइड्राइड एनाइन में बेसिकली ये कैपेबिलिटी कहाँ से आ जाती है कि ये हाइड्राइड को ट्रांसफर कर सकता है। देखें, हाइड्राइड और प्रोटॉन शिफ्ट में फ़र्क क्या होता है। जब कभी भी हाइड्राइड सिस्टम में से शिफ्ट होगा, मूव करेगा, कहीं भी जाएगा, तो इसका मतलब है कि जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड थे वो इलेक्ट्रॉन्स लेकर जाएगा, एच नेगेटिव की फॉर्म में जा रहा है, तो ये हाइड्राइड है। और जब कभी भी ये वाला हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स भी इस कार्बन को दे के हो डेफिशिएंट होके सिंपल पॉजिटिव चार्ज लेके निकल रहा होता है, तो तब आप उसको कहते हो कि ये प्रोटॉन शिफ्ट कर रहा है। तो इस केस में प्रोटॉन नहीं जाएगा, हाइड्राइड जाएगा। मतलब ये क्या हुआ कि कुछ तो ऐसा हुआ है कि इस कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स इस हाइड्रोजन को दे दिए हैं, तो देने के लिए अगर आप ऊपर देखो तो ओ नेगेटिव प्रेजेंट है। ये जो ओ नेगेटिव ग्रुप है ये बेसिकली फैसिलिटेट कर रहा है हाइड्राइड के ट्रांसफर को। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव शेयर कर रहा है अपने इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के साथ, एंड देन कार्बन इन टर्न, मतलब कि इसकी जो टेट्रावेलेंसी है वो कंप्लीट हो जाती है, तो फिर ये अपना ये जो पेंटावेलेंसी है ये डिस्ट्रॉय कर देता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन देता है हाइड्रोजन को, और हाइड्रोजन एज अ हाइड्राइड जाके एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करते हुए किसके ऊपर अटैक करेगा? इस कार्बनिल कार्बन के ऊपर, जो कि आपके एल्डिहाइड से था। तो फॉर्मेशन किस चीज की हो जाएगी? ये सी डबल बॉन्ड ओ फॉर्मेशन, साथ ओ एच प्रेजेंट है, तो मतलब ये बन गया आपका कार्बोक्सिलिक। और जो दूसरा एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल था, जैसे इस हाइड्राइड ने आके इसके ऊपर अटैक किया, तो मतलब इस मॉलिक्यूल की क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है। एडिशन ऑफ हाइड्राइड इज बेसिकली रिडक्शन। तो आपको इस किस्म का
अल्कोक्साइड आयन मिल जाएगा, जिसकी सिंपल एसिडिक वर्कअप के अंदर आप प्रोटॉन डालोगे, एसिड डालोगे, तो ये ओ नेगेटिव हाइड्रोजन ले लेगा और अल्कोहल की फॉर्मेशन कर देगा। ओके, ये किसके लिए है? हाइड्राइड एनाइन का मैकेनिज्म है। इसी तरह से अगर आप डाई एनाइनिक स्पीशी को देख रहे हो तो इसने किस तरह से बिहेव करना है, स्लाइट हेयर लाइन डिफरेंस है दोनों के बीच में। अगर हम लोग डाई एनाइन ले लेते हैं तो कहा यह जाता है कि डाई एनाइन के अंदर फैसिलिटेट करने के लिए हाइड्राइड की शिफ्ट को एक के बजाय अब दो ओ नेगेटिव प्रेजेंट हैं, तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इन्फ्लुएंसिंग हाइड्राइड शिफ्ट स्पीशी है। एनीवे, जब अब इनमें से कोई भी एक ऑक्सीजन ऑब्वियसली अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और ये हाइड्राइड अब जाके वैसे ही इस कार्बोनिल के ऊपर अटैक करेगा जो कि एल्डिहाइड का कार्बोनिल है, और इसके रिजल्ट में देखें आपको क्या जनरेट होके मिलेगा, क्योंकि बेसिकली इस डाई एनाइन के पास ओ नेगेटिव था तो ये एक ओ नेगेटिव रह जाएगा और ये टर्न हो जाएगा वैसे ही अल्कोक्साइड एनाइन के अंदर। मतलब इस केस के अंदर आपको दो एनाइन इस तरह से मिल रहे हैं कि जो फर्स्ट स्टेप में ही कार्बोक्सिलेट जनरेट हो गया, वो कार्बोक्सिलेट एनाइन था, जबकि जब हम डाईहाइड्रेट एनाइन लेते हैं तो वहां पे जो आपको जनरेट हो के फर्स्ट स्टेप में मिल रहा होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा होता है, वो उसका एनाइन नहीं होता। लेकिन इस तरह से होता है कि एसिडिक वर्क अगर आप ना भी करो ना तो ये जो अल्कोक्साइड है ये इसका प्रोटॉन ले लेता है और ये OH बना लेता है और ये O नेगेटिव बना लेते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपको पता है कि कार्बोक्सिलेट एनाइन के अंदर ज़्यादा कैपेबिलिटी होती है कि वो स्टेबल रह सके एज कम्पेयर टू दिस अल्कोक्साइड। ठीक है, तो ये इससे प्रोटॉन ले लेता है टाइम्स और फिर एसिडिक वर्कअप में ये वाला O नेगेटिव ही प्रोटॉन लेके एसिड फॉर्मेशन करता है। लेकिन इस वाले केस में स्लाइटली डिफरेंस इस तरह से आ रहा है कि अगर आप डाई एनाइन यूज करोगे तो आपको दोनों की दोनों फर्स्ट स्टेप के अंदर एनाइनिक स्पीशीज ही मिलेंगी। ओके, अब इस तरह से हम देखते हैं कि जो दो, एक आपको अल्कोहल मिल रहा है और एक आपको एसिड मिल रहा है, तो बेसिकली क्या हुआ कि ये दोनों कहाँ से जनरेट होके आए हैं, ये दोनों एक ही एल्डिहाइड से यूज होकर निकले हैं, तो इसका मतलब है कि दिस इज द डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अच्छा, अब ये देखा गया था कि ऑब्वियसली किसी न किसी सॉल्वेंट के अंदर रिएक्शन हो रहा होता है, तो क्या ये जो हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हुआ है हाइड्राइड की फॉर्म में वो वाकई ही हाइड्राइड एनाइन से निकल के आया है या वो सॉल्वेंट ने दे दिया? तो इसको चेक करने के लिए उन्होंने सॉल्वेंट यूज किया, वाटर जो यूज कर रहे थे वो D2O यूज किया। अब सॉल्वेंट के अंदर D2O है, इसका मतलब है कि अगर तो आपके मॉलिक्यूल के अंदर यहाँ कहीं पर भी डी नजर आ जाए, ड्यूट्रियम नजर आ जाए, तो वो ड्यूट्रियम सॉल्वेंट से आया हुआ है, इसका मतलब है कि हाइड्राइड शिफ्ट हाइड्रेट आयन से नहीं हुई है। लेकिन ये देखा गया कि कोई भी ड्यूट्रियम यहाँ पर अटैच नहीं था, तो उसका मतलब है सॉल्वेंट का कोई रोल नहीं है। ये कुछ एग्जांपल्स गिवन है, उनको देखें। अगर तो आप फॉर्मेल्डिहाइड के दो इक्विवेलेंट्स, ऑब्वियसली दो इक्विवेलेंट्स यूज करोगे एटलीस्ट, तो वो डिस्प्रोपोर्शनेट होके एक क्या बना देगा, फॉर्मिक एसिड बना देगा और दूसरा आपको मेथल अल्कोहल दे देगा। अभी वर्कअप नहीं हुआ, जैसे ही वर्कअप करोगे तो ये आपको फॉर्मिक एसिड और मेथनॉल की फॉर्मेशन करके दे देगा। फिलहाल ये सोडियम फॉर्मेट बना रहा है, एनाइन फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है। इसी तरह से अगर ये इस फॉर्मल्डिहाइड के अंदर भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बेंजल्डिहाइड के अंदर भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अगर हम लोग बेंजल्डिहाइड लेते हैं और इसका रिएक्शन आप करवा देते हो ऐसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और मेथनॉल के साथ, तो यहाँ पर भी क्या होगा, एक आपको पोटेशियम बेन बेंजोएट मिलेगा और दूसरा आपको बेंजिल अल्कोहल मिलेगा। फिर जब आप वर्कअप करवाओगे तो ऑब्वियसली ये कन्वर्ट हो जाएगा प्रॉपर बेंजोइक एसिड के अंदर। और थर्ड वाला एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो फर्फ्यूरल है इसका नाम। ये बेसिकली जो 5 मेंबर रिंग आपको नज़र आ रही है इसको फ्यूरेन कहते हैं, और इसके ऊपर जब ये एल्डिहाइड अटैच्ड होता है तो दिस इज फर्फ्यूरल। अगर हम इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड और देन प्रोटॉन आप एसिडिक वर्कअप करवाते हो तो आपको फर्फ्यूरल अल्कोहल मिलेंगे और फ्यूरिक एसिड मिल जाता है। अभी तक आपने जितने भी एग्जांपल देखी हैं यहाँ पे एक ही तरह का एल्डिहाइड यूज हो रहा था जो खुद ही के साथ मतलब अपनी जैसे दूसरे के साथ रिएक्ट करके इस किस्म की स्पीशीज जनरेट कर रहा था। लेकिन इससे रेलेवेंट एक और चीज भी थी, इसको हम लोग कहते हैं क्रॉस्ड कैनिजायरो रिएक्शन।
क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन का क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि अब आपने जो दो एल्डिहाइड यूज़ किए हैं वो डिफरेंट नेचर के हैं, सम हाउ वो दूसरे से डिफरेंट हैं, और अब उन दोनों के बीच में रिएक्शन हो रहा है, तो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स एक तरह से आप कह सकते हो, तो दिस इज क्रॉस। और जो ऊपर थे वो आपने सेल्फ कैनिज़ारो पढ़े हैं, मतलब वो एक दूसरे के साथ खुद ही सारे थे, वो एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर रहे थे। एनीवे जब कभी भी आप रिएक्शन यूज करते हो, और क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन के अंदर ना हमने एक फिक्स कर लिया, एक तरह का एल्डिहाइड हमेशा ये होगा और दूसरा एल्डिहाइड को हम चेंज करते रहेंगे। ऐसा क्यों हम लोगों ने फिक्स कर लिया है? क्योंकि आपको पता है कि एल्डिहाइड बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होते हैं, तो अगर हम लोग उनका सेल्फ करवाएंगे तो उस वाले केस के अंदर ऑब्वियसली वो आधा अल्कोहल बनाएगा और आधा एसिड बनाएगा, राइट। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल हम लोग ऐसा नहीं चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि जो आपको अल्कोहल चाहिए वो बहुत मतलब जो आप एक तरह का एल्डिहाइड यूज़ कर रहे हो वो सारे का सारा आपको कन्वर्ट करके दे दे एल्डिहाइड, सॉरी 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 मैं क्या बोल रही हूँ, जो आप एक एल्डिहाइड ले रहे हो दो में से वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है माइट भी, या आप चाहते हो कि वो 100% आपको कन्वर्ट करके अल्कोहल बना के दे, तो उसका मतलब है कि आपको रिएक्शन कंट्रोल इस तरह से करना पड़ेगा कि एक के अंदर हाइड्राइड ट्रांसफ़र ही होनी चाहिए, ठीक है, और दूसरा रिड्यूस होना चाहिए। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए एक कंसिडर कर लेते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। अब एक अल्कोहल आपने फिक्स, अल्कोहल नहीं, एक एल्डिहाइड आपने फिक्स कर लिया, फॉर्मेल्डिहाइड दूसरा हम चेंज करते हैं। अब देखें फॉर्मेल्डिहाइड ही को चूज़ करने की रीज़न क्या होती है कि फॉर्मेल्डिहाइड ने ही एसिड बना देना है, और जो दूसरा जो भी आप यहाँ पर नॉन इनलाइजेबल एल्डिहाइड यूज़ करोगे हमेशा वो आपको आपका अल्कोहल प्रोड्यूस करके देगा। तो इफ़ यू आर डिज़ायरिंग एट सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ अल्कोहल, तो और वो आपको चाहिए 100%, मतलब आप नहीं चाहते हो कि इसका एक मॉलिक्यूल भी ज़ाया हो, ज़ाया इन द सेंस कि वो आपको एसिड दे, तो उसका मतलब है कि आप इसको कपल करवा दो फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। कपलिंग इन द सेंस कि आप उन दोनों को रिएक्शन में यूज़ करो, इट्स नॉट दैट कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन कपलिंग। तो अब इसकी रीज़न क्या है, कैसे पता चल जाएगा कि यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड के साथ ही क्यों ऑक्सीडेशन इसकी हो रही है और इसकी रिडक्शन ही हो रही है? तो इस बात का आंसर के लिए मैं आपको लेकर जाना चाहूंगी कहाँ, एक मिनट। इसका मैकेनिज्म गिवन है? नहीं गिवन, नहीं गिवन, तो कहाँ जाए? यहाँ पर इमेजिन कर लो। इमेजिन हमने क्या करना है यहाँ पर, ये इमेजिन करना है कि जो सभी एल्डिहाइड, फॉर एग्जांपल एल्डिहाइड 1 और एल्डिहाइड 2, या इससे भी स्पेसिफिक मैं ये कह दूं कि एक है आपका फॉर्मेल्डिहाइड, दूसरा है लेट्स से आपका बेंजल्डिहाइड। और फॉर्मेल्डिहाइड की हम लोग क्या कह रहे हैं कि उसकी ऑक्सीडेशन होनी है। ऑक्सीडेशन क्यों होनी है? अब देखें, बेसिकली जिसके ऊपर भी पहले आके न्यूक्लियोफाइल अटैक हुआ था बेस का, ठीक है, उसने एक आपको हाइड्राइड एनाइन बना के दे दिया था, और यही वो है हाइड्राइड एनाइन था जो कन्वर्ट होके आपको एसिड फॉर्मेशन दे रहा था। मतलब एल्डिहाइड से एसिड फॉर्मेशन क्या होती है? ऑक्सीडेशन होती है। फाइन। अब अगर आपके पास एक तरफ है फॉर्मेल्डिहाइड और दूसरी तरफ है बेंजल्डिहाइड, तो ये OH जो इनिशियली रिएक्शन में आएगा वो इन दोनों में से किसके ऊपर जाके अटैक करेगा? ठीक है, मतलब उन दोनों में से कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है जिसके ऊपर ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा? तो आपको पता है फॉर्मेल्डिहाइड से ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक तो कोई नहीं हो सकता, क्योंकि उसके दोनों एंड्स पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी होती ही क्या है? तो उसका मतलब है कि फॉर्मेल्डिहाइड में कार्बोनिल कार्बन इज मच 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 मोर इलेक्ट्रोफिलिक, इस वजह से ये न्यूक्लियोफाइल उसी पे आके अटैक करेगा। जब उसी पर अटैक करेगा तो उसका ही हाइड्राइड एनाइन बनना है, और हाइड्राइड एनाइन बनने का मतलब है कि इसमें से हाइड्राइड ट्रांसफर हो जाएगा और इट्स सेल्फ ये कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में, मतलब ये एक्ट कर रहा है एज अ रिडक्टेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, दूसरे को रिड्यूस कर रहा है और खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है। अब शायद आप मेरी बात समझ चुके हो, तो यहाँ पर अप्लाई कर दो।
सेम फॉर्मेल्डिहाइड का हाइड्रेट एनाइन बना और उस हाइड्रेट एनाइन ने फिर हाइड्राइड ट्रांसफर किया और इट सेल्फ वो ऑक्सीडाइज हो गया और दूसरा मॉलिक्यूल बेंजल्डिहाइड का था, इसको इसने क्या किया है, रिड्यूस कर दिया। तो इस तरह से हम लोग अपना, अगर कोई बहुत डिजायर्ड वन, बहुत एक्सपेंसिव टाइप का एल्डिहाइड है और आप चाह रहे हो कि जब आप रिएक्शन करो तो आपको उसका एक मॉलिक्यूल भी इधर उधर ना हो बल्कि सबका सब अल्कोहल मिले, अगर आप ये नहीं कर रहे हो ना, सारे का सारा बेंजल्डिहाइड यूज कर रहे हो, तो वो बेंजल्डिहाइड 50% बेंजल अल्कोहल बनाएगा और 50% बेंजोइक एसिड बनाएगा। लेकिन इस केस में इस तरह से क्रॉस करने की वजह से आपको 100% जो अल्कोहल मिलेगा वो बेंजल अल्कोहल होगा और 100% श्योरली रफली अबाउट आपको जो एसिड मिलेगा वो फॉर्मिक ही होगा। इसके अलावा भी कुछ टाइप्स होते हैं जिसको हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर कैनिजारो और इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन कहते हैं। वो क्या होता है? ओके, यहाँ पर हम लोग देखते हैं बेसिकली एक ही ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर कीटोनिक पार्ट भी है और जिसके अंदर एल्डिहाइड पार्ट भी है। ठीक है, अब एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होके क्या दे रहा है आपको, एसिड, और जो कीटोन है ये रिड्यूस होकर आपको क्या दे रहा है, सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, तो इस टाइप का जो रिएक्शन होता है जिसके अंदर कहीं मॉलिक्यूल कीटोएल्डिहाइड्स और वो कन्वर्ट हो रहे हैं अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो ये इंटर मॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन होता है। इसी तरह से ये भी है और इसी तरह से ये भी गिवन है कि यहाँ पर भी आपके पास बेसिकली दो स्पीशी, मतलब एक ओवरऑल मॉलिक्यूल है जिसके अंदर दोनों के दोनों एल्डिहाइड्स एक ही मॉलिक्यूल के ऊपर अटैच्ड हैं। तो इस तरह का जो होता है वो इंटर मॉलिक्यूलर होता है, उसमें एक एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा, दूसरा एल्डिहाइड रिड्यूस हो जाएगा। इस वाले केस में एक एल्डिहाइड था, एक कीटोन था, वो भी एक ऑक्सीडाइज हुआ और एक रिड्यूस हुआ। अगेन आपने वो केमिस्ट्री लगानी है किसके अंदर ज्यादा चांसेस हैं हाइड्रेट बनाने के। और ओके सॉरी, यहाँ पर जो है ये इंट्रामॉलिक्यूलर है, वो इंटरमॉलिक्यूलर था, मतलब बिटवीन द मॉलिक्यूल सेम हो रहा है। यहाँ पर इससे मिलती जुलती एक छोटी सी बात ये भी हो सकती है आप इमेजिन करने के लिए कि अगर इस तरह का कोई रिएक्शन हो रहे हैं बिटवीन टू डिसिमिलर एल्डिहाइड्स, तो उसके अंदर जो कम बल्कि होगा वो ऑक्सीडाइज होगा। जैसे हमने अभी देखा भी फॉर्मेल्डिहाइड कम बल्कि था, तो दिस इज अ शॉर्ट पॉइंट, दो कॉन्सेप्ट वही है। ओके, अब मैं यहाँ पर आपको क्या दिखाना चाह रही हूँ, इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन बिटवीन occurs at two centers of the same molecule। तो इंट्रामॉलिक्यूलर के अंदर ग्लाइकोक्सिल की यहाँ पर एग्जांपल गिवन है, दो एल्डिहाइड हैं और जब हम लोग इनको देखेंगे तो यहाँ पे भी सेम डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ही होना है, एक आपको एल्डिहाइड बना के देगा और दूसरा एक आपको एसिड देगा, दूसरा आपको अल्कोहल देगा। तो सेम कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर भी अप्लाई करो, ये वाला पार्ट अल्कोहल, ये वाला पार्ट फॉर एग्जांपल कार्बोक्सिलेट एनाइन। मैकेनिज्म इसके लिए बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने पहले देखा था कि यहाँ पर बेस एज ए न्यूक्लियोफाइल पहले एक के ऊपर अटैक करती है और यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन करके दे रही है, ये हाइड्रेट टाइप एनाइन, और अब यहाँ पर हाइड्राइड ट्रांसफर होनी है, ये नेगेटिव यहाँ पर आना है और यहाँ से हाइड्राइड ने शिफ्ट कर जाना है इस कार्बन के ऊपर अटैक करने के लिए, जैसे कि ये कर रहा है, और देन आपको उस किस्म की प्रोडक्ट नजर आएगी, कार्बोक्सिलेट एनाइन होगा और अल्कोहल होगा। फाइन, इसके बारे में फर्दर आपने जो कुछ भी स्टडी करना है, आई थिंक सो दिस इज इनफ, लेकिन जितने भी एग्जांपल्स आपको और मिलती हैं तो उसके बारे में आपने ज़रूर देखनी है।